ओके, वीडियो स्टार्ट हो गई है। तो भाइयों, नया चैनल है और सबसे पहले मैं आप लोगों को ये क्लियर कर देता हूँ कि ये नया चैनल क्यों है, रीज़न क्या है इसको बनाने का। देखो, बड़े दिनों से मुझे चुल मची हुई थी कि यार नया चैनल बनाना है, और बेसिकली चुल ये थी कि यार मैं कुछ स्टोरी टाइम्स अपलोड करना चाहता हूँ, और साथ में कुछ रैंडम स्टफ अपलोड करना चाहता हूँ, जिससे हम ब्लॉग्स बनाना चाहता हूँ, साथ में क्या कहते हैं ज़रा रिव्यूज़ करना चाहता हूँ। लेकिन रिव्यूज़ मूवीज़ या सीरीज़ के नहीं, जैसे रेसलिंग के रिव्यूज़ होते हैं और कुछ चीज़ों के रिव्यूज़, मतलब रैंडम चीज़ें करना चाहता हूँ। लेकिन मसला ये आ रहा था कि यार ये सब कुछ करूँगा तो मेरा तो चैनल है मूवीज़ और सीरीज़ से रिलेटेड, तो उस पर तो अपलोड नहीं कर सकता। तो फिर ज़ाहिर है एक ऑल्टरनेट सोल्यूशन यही था कि भाई नया चैनल बना लो। और अब हमने चैनल बना लिया है, तो आज हमारी पहली वीडियो है, तो स्टोरी टाइम वाली वीडियो है। तो बगैर कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो सीन ये है कि ये जो कहानी है ये है जब मैं 7th क्लास के पेपर देने वाला था, फाइनल पेपर मतलब फाइनल एग्ज़ाम्स। तो 7th क्लास अब मेरा लिए एक ऐसा टाइम था जब मैं बहुत मतलब ना एवरेज सा पढ़ रहा था, पूरे साल में बहुत एवरेज सा पढ़ा था। और मेरा मतलब, लेकिन ये मुझे था कि यार मैं पास हो जाऊंगा, इतना मुझे यकीन था अपने ऊपर कि मैं पासिंग मार्क्स से ऊपर तो नंबर ले ही आऊँगा। खैर, पेपर होने वाले थे। पेपरों से 2 हफ्ते पहले की बात है। पेपरों से 2 हफ्ते पहले क्या हुआ, मेरे ताया अब्बू थे, वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, उनकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा सीरियस थी। तो मेरे फाइनल पेपरों से 2 हफ्ते पहले उनका इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। और उसके बाद ना मतलब पूरी एक डिस्टर्बेंस आ गई ज़ाहिर फैमिली में। अब्बू को जाना पड़ा आउट ऑफ सिटी, तो वो सब चीज़ें मतलब सब कुछ थोड़ा नॉर्मल होने में ना बहुत दिन लगे, कुछ 4-5 दिन लगे सब कुछ नॉर्मल होने में। जब तक वो वाला मामला थोड़ा नॉर्मल हुआ, जब थोड़ा होश संभाला कि अच्छा अब ज़ाहिर है आगे चलना है, तो तब एक दूसरी चीज़ हो गई। वो ये कि मेरी नानो, सर्दियों का मौसम था, उनको ठंड लग गई, वो काफ़ी ज़्यादा एज की हैं, तो CMH में एडमिट करना पड़ा उनको। और मेरी अम्मी का ये सीन होता था कि वो सुबह जाया करती थी CMH और शाम को आया करती थी। सुबह मतलब जाती थी कहीं 9 साढ़े 9 बजे निकल जाती थी घर से। CMH उनको हम छोड़ते थे और रात को कोई 10 बजे उनको वापस लाते थे। मतलब पूरा सीन डिस्टर्ब हो चुका था, घर की सारी सिचुएशन डिस्टर्ब थी, सब कुछ हम लोग, मैं मेरा भाई, सब कुछ हम सब मिलके चीज़ें एडजस्ट कर रहे थे, क्योंकि उधर भी ज़रा किसी का होना ज़रूरी था। तो इस तरह से ना बहुत ज़्यादा एक डिस्टर्बेंस बन गई थी। और इस सारे टाइम पीरियड में मुझे पढ़ना भी था, क्योंकि 1-1.5 हफ्ते के बाद मेरे पेपर थे। मैंने अब क्या किया जनाब, मैं थोड़े दिन पहले, 3-4 दिन पहले पेपरों से पढ़ना स्टार्ट किया। पहला पेपर किसका था? मैथ का पेपर। अच्छा जी, मैथ में अब मैं आपको सच बताऊं तो जो इससे पहली क्लास थी 6th क्लास, उसमें मेरे फुल मार्क्स आए थे, पूरे नंबर। लेकिन मुझे अभी तक ये यकीन नहीं है कि वो मैंने ही किए थे। मुझे लगता है पता नहीं रिज़ल्ट बदली हो गया होगा, वो मैं नहीं कर सकता, सच बता रहा हूँ। खैर, हम जितना पढ़ सकते थे हमने पढ़ा, हमने अपनी तरफ से तैयारी की। अब पेपर का दिन आ गया भाई, और मैं रात को ये सोच के सोया हूँ कि सुबह जल्दी उठूँगा और उठ के पहले पढ़ूँगा, उसके बाद नाश्ता वगैरह करके पेपर देने जाऊँगा। अब मुझे अब्बा जी ने उठाया, उन्होंने मुझे उठाया और मैंने टाइम देखा तो 7 बज चुके थे। मैं अब उठाऊँ ऐसे, हाँ 7 बज गए, क्या मतलब मेरे साथ प्रैंक हो गया? मैं तो पढ़ना था भाई। अब ये तो यकीन हो गया कि भाई पढ़ने का तुम्हारे पास टाइम बिल्कुल नहीं बचा, कत्तन टाइम नहीं बचा। अब नाश्ता करो, स्कूल पहुंचो, तुमने पेपर ही देना है, और अल्लाह बचाए तुम्हें, क्योंकि मुझे ये यकीन था कि भाई फरहान साहब इस दफ़ा आप पक्के फेल हो। मैं स्कूल पहुंचा, वहाँ पे जाके मेरी थोड़े दोस्तों के साथ गपशप हो रही है और सब कुछ सीन चल रहा है। खैर, पेपर आया। जब क्वेश्चन पेपर मेरे सामने आया ना, तो मेरी शुरू से एक आदत है कि क्वेश्चन पेपर को मैं उल्टा करके रख देता था, और जितनी मुझे दुआएँ आती थी ना, जितनी मुझे दुआएँ याद थी, काम में आसानी की दुआ और जो दुआ मुझे याद थी, सब पढ़ के मैं उस क्वेश्चन पेपर पर फूका करता था, और फिर उसको दुरूद शरीफ पढ़ते हुए उल्टाया करता था और देखता था कि भाई ये है क्या हम कर भी सकते हैं कि नहीं। खैर, मैंने उस दिन भी ऐसे ही किया, सारी दुआएं वगैरह पढ़ी, क्वेश्चन पेपर उल्टाया, और माशाल्लाह मैं सर पकड़ के बैठ गया। मुझे हुआ कि भाई ये क्या देख लिया मैंने, मुझे ऐसा था जैसे मैंने कोई जिन्न देख लिया, क्योंकि मुझे यकीन नहीं था आ रहा, और मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि फरहान साहब ये साल तो आपका गया, आप मैथ्स में फेल हो, और अगले साल भी आप 7th क्लास में ही रहोगे। तकरीबन आधा घंटा गुजरा होगा, मैं आधे घंटे तक क्वेश्चन पेपर को ही देखी जा रहा हूँ, और मेरा सवाल है कि ये मेरे साथ क्या हो गया है। खैर, उस आधे घंटे के बाद मेरे मैथ के टीचर आए, सर थे, वो आए, उन्होंने आके मुझे चेक किया और उन्होंने मुझे कहा कि भाई पेपर क्यों नहीं कर रहे। मैं अब ऑनेस्टली उनको बता दिया कि सर मेरा ये सीन हुआ था,
मुझे कुछ नहीं आता। अब ये बात बताने के बाद मेरे उन सर ने, मेरे उन टीचर ने मेरे पे एक बहुत बड़ा खुलासा किया, बहुत बड़ा रिवील एक मुझे दिया। मुझे नहीं पता मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं, लेकिन पॉइंट की बात ये है कि उन्होंने ये कहा कि बेटा पिछले सैटरडे को मैंने सारी क्लास को अपने घर पे बुलाया था और उनको मैंने 6 से 7 क्वेश्चंस बता दिए थे कि पेपर में ये आने वाले हैं, ये याद कर लो, ये पढ़ लो, तुम पेपर में पास हो जाओगे। तो तू किधर था? मैं सुन के भाई मैं तो और मज़ीद सारे पकड़ के बैठ गया। मुझे हुआ कि यार ये क्या सीन हुआ मेरे साथ। मैंने फिर उनको एक्सप्लेन किया कि सर मैं तो अपने ताया अब्बू वाले मामले में मसरूफ़ था, फिर नानों का मामला आ गया तो मेरा तो कोई कसूर नहीं है, मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं ना। और इस सारी सिचुएशन के बाद मुझे ये अज्यूम हो गया था, मुझे ये समझ आ गई थी कि फरहान साहब आपकी लाइफ ने ये डिसाइड कर लिया है कि आई विल मैन वेरी हार्ड। खैर उसके बाद मैं बैठा रहा ज़रा थोड़ी देर, तो 10-15 मिनट सर मेरे चले गए, मैं वहाँ पे बैठा रहा। मैं पेपर नहीं था कर रहा, मुझे हिम्मत ही नहीं थी और भी मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि शुरू कहाँ से करूँ। अब मैं बैठा हूँ इस सारी सिचुएशन के बाद मेरी हिम्मत नहीं हो रही कहाँ से स्टार्ट करूँ। पेपर सर मेरे जा चुके हैं। मेरे साथ इतने में एक लड़का बैठा हुआ था 6th क्लास का, और वो था बर्गर बॉय। अब उसने मुझे कहा कि वाई आर्ट यू राइटिंग, यू शुड स्टार्ट राइटिंग, देयर इज़ नॉट इनफ टाइम। ऐसे ही बोला, मैं कोई बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा, ऐसे ही बोला था उसने। और मेरा इतना कोई दिमाग ख़राब था ना इस बात पे, मैंने उसको बोला सुनो भोसड़ी के, सुबह से मूड बहुत ख़राब है, सब चीज़ें मेरे अगेंस्ट चल रही हैं, तो तुम अभी मेरे से जलील ना हो जाना, चुप करके अपना काम करो, मुझे अपना करने दो। कह रहे इस सारे सीन के बाद मैं फिर बैठ गया और अब मैं पेपर को घूरी जा रहा हूँ कि ये मेरे साथ क्या हो गया। मतलब एक ही थॉट आ रहा है कि यार थोड़ा सा हिंट मिल जाता ना, थोड़ी सी कहीं से इन्फॉर्मेशन मिल जाती कि अच्छा ये हो रहा है, तो मैं यहाँ भी पहुँच जाता टाइम निकाल के। इतने में मेरे वो सर दोबारा आ गए और वो एक प्रपोज़ल लेके आए थे। उन्होंने ये कहा कि फरहान बेटा आप चाहो तो साथ वाली क्लास में बैठ के पेपर कर सकते हो, वहाँ पे टीचर हैं वो आपको पेपर करवा देंगे। अब मैं जब ये ऑफ़र सुनी मैं तो भाई ज़रा ना थोड़ा सा ब्लैंक पड़ गया। मुझे हुआ कि यार क्या मतलब, थोड़े माइंड ने ट्रिगर किया। माइंड कहता है कि भाई जा इस तरह तो तू फेल ही होगा, जा वहाँ पे जाके बैठ जा, पेपर कर ले सुकून से, तेरे पासिंग मार्क्स से थोड़े ऊपर ही आ जाएंगे। यहाँ अगर पासिंग भी आ गए तो ठीक है, सुकून है, चिल माहौल है, पास हो जाओगे, तुम फेल नहीं होगे, तुम्हें अगला साल भी यहाँ पे नहीं लगाना पड़ेगा। मैं उठ गया भाई, हिम्मत अपने आप को दिला के मैं वहाँ पे जाके बैठ भी गया। अब मैं देख रहा हूँ कि अच्छा सर आएंगे थोड़ी देर में, मुझे बताना शुरू करेंगे। बस अंदर से एक आवाज़ आई कि फरहान साहब फेल होना मंजूर है, चीटिंग करके पास नहीं होना, ये हरकत नहीं करनी, ज़मीर नहीं मान रहा। मैं उठ के वापस आके बैठ गया। कोई 45 मिनट हो गए थे पेपर मिले हुए को, और मैं बैठा हूँ और मैं बस बैठा ही हूँ। इतने में मेरे वो जो सर थे वो दोबारा आ गए और उन्होंने मुझे आके कहा कि बेटा पेपर नहीं करना। मैं अब खुददार आदमी, मैं कहा नहीं, पास होंगे तो इसी तरह होंगे, नहीं तो फेल ही सही। 3 इडियट्स का डायलॉग था, मैंने वो वहाँ पे चिपका दिया। मैं कहा इसी तरह से। अब ये मैंने कह तो दिया, लेकिन अंदर से मुझे एक आवाज़ आ रही थी, एक बंदा कह रहा था कि भाई सर पूछें तो सही, ज़रा एक दफ़ा दोबारा ऑफ़र करो ना प्लीज़। खैर इस सारी सिचुएशन में 1 घंटा पेपर का गुजर गया। 2.5 घंटे का पेपर था, 1 घंटा माइनस हो गया, पीछे मेरे पास बचा 1.5 घंटा। तब मैंने डिसाइड किया कि भाई क्वेश्चंस करना स्टार्ट करो। मैंने थोड़ा अंदाज़ा लगाया, मुझे कुछ क्वेश्चंस आते थे, मैंने वो किए और वो थे 2 क्वेश्चंस। अब 6 क्वेश्चन मैंने कर लिए। 6 क्वेश्चन करने के बाद आगे कोई हिम्मत नहीं हो रही मेरी। मैं सोच रहा हूँ फरहान साहब पेपर दे दो बस, मैं सोच रहा हूँ पेपर दे दो फरहान साहब और बस छोड़ो, निकलो यहाँ से, घर पहुँचो, इससे ज़्यादा आपकी हिम्मत नहीं है, आपसे नहीं होना, नहीं तो आप अपने आप को कोसते रहोगे सारा टाइम। 10 मिनट तक मैं ये बात सोचता रहा। फिर मैंने सोचा कि यार अटैम्प्ट तो कर लो, लिखते हैं क्वेश्चन, अपने से हल करना शुरू करते हैं, क्या पता हो ही जाए हल। खैर वो जो 12-14 क्वेश्चन थे वो मैंने किए और पूरे किए। अब मुझे यकीन भी था कि इनमें से कुछ गलत है कुछ सही है, लेकिन पेपर हुआ, सबमिट किया, वापस आ गया घर आके अब्बा जी ने पूछा सबसे पहले, बेटा पेपर कैसा हुआ? मैं कहा अब्बा जी बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। मैं कहता हूँ बहुत ज़बरदस्त पेपर हुआ है, इस तरह का मैथ का पेपर मेरा आज तक नहीं हुआ। ऑब्वियसली ऐसा नहीं हुआ भाई, मुझे यकीन था मैं फ़ेल हूँ। खैर उस पेपर के बाद 2 छुट्टियाँ थी, 2 छुट्टियों के बाद था साइंस का पेपर। अब साइंस के पेपर में भी यही हालत था, मुझे साइंस बिल्कुल ही नहीं थी आती। तो मैंने क्या किया, अगर शॉर्ट क्वेश्चंस थे ना मेरे पास, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन हमारा एक ही सहारा था ज़िंदा रहने का, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट यही था कि भाई
शॉर्ट क्वेश्चन याद कर लो फरहान साहब। शॉर्ट क्वेश्चन अगर 6 लाइनों का है ना, सपोज करो एक पूरा पैराग्राफ है शॉर्ट क्वेश्चन का, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर एक पूरा पैराग्राफ का बनता है, तो मैंने उसको भी शॉर्ट कर दिया, उसको भी आधा कर दिया और इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन याद किया। उसके बाद साइंस के पेपर वाला दिन आ गया, मैं चला गया पेपर देने और मेरे साथ उस दिन भी वही हुआ। क्वेश्चन पेपर आया, देखा और अस्तगफिरुल्लाह निकल रहा है मुंह से। मैं तौबा कर रहा हूँ अपने गुनाहों की कि अल्लाह मैंने कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया जो मुझे इतने मुश्किल पेपर मिल रहे हैं। और उस दिन भी मुझे सर मिलने आए और मैंने सर की तरफ इस तरह से देखा कि मुझसे पूछोगे नहीं, क्या मुझे ऑफ़र नहीं करोगे कि मैं पेपर वहाँ बैठ के कर लूँ। लेकिन सर ने तो फिर भाई ज़ाहिर है एक बंदे को आप एक दफ़ा ना कर दो तो फिर वो आपको क्यों बार बार पूछे। सर ने भी हमको नहीं पूछा, सर भी खुददार आदमी बन गए, मैं भी खुददार आदमी, हालांकि अंदर से मुझे वही चुल थी कि यार पूछ लो एक दफ़ा, मैं पेपर करने के लिए तैयार। खैर बाबा जी कोई 16 से 18 सवाल थे, मैंने किए, आगे आ गया मैं घर वापस और वही कहा कि भाई हाँ अच्छा पेपर हुआ है। इसके बाद आगे के जो भी पेपर थे ना, जो भी पेपर थे वो सब अच्छे हुए, वो सब पे मुझे पूरा भरोसा था, पूरी गारंटी थी, वो सब मैंने अच्छे पेपर दे दिए। खैर पेपर दे के जब मैं घर आया तो उसके एग्जैक्ट 1.5 महीने बाद रिज़ल्ट आना था। रिज़ल्ट की शर्त ये रखी थी स्कूल वालों ने कि भाई हर बच्चे का पेरेंट आएगा या फिर उसके घर से कोई आएगा, उसका भाई बहन माँ बाप, तब उसको रिज़ल्ट मिलेगा, क्योंकि माँ बाप से कोई बात भी करनी थी रिज़ल्ट से रिलेटेड। रिज़ल्ट का दिन आ गया और उस दिन एक ट्रेजेडी हुई। ट्रेजेडी ये थी कि मेरी अम्मी बीमार थी, मेरी अम्मी को थोड़ी तबीयत, शी वॉज फीलिंग सिक, ठीक है, वो थोड़ी सी बीमार थी, वो घर पे थी, वो तो मेरे साथ नहीं थी जा सकती। अब्बू को जाना पड़ गया किसी काम से, वो थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहे थे और मेरा भाई जा रहा था जॉब पे, तो मेरे साथ तो कोई जाने वाला था नहीं। खैर अब्बू जाते हुए ये कह गए मेरे भाई को कि तुम इसको स्कूल ड्रॉप करो और साथ में प्रिंसिपल से मिलके ये कह दो कि जो भी रिज़ल्ट देना इसको दे दें, हम बाद में बात कर लेंगे। अच्छा ये अब थोड़ा सा एडवांटेज था मेरे लिए, मुझे हुआ कि यार अभी मैं जा रहा हूँ तो मेरे साथ कोई भी नहीं है, मतलब जो रिज़ल्ट मिलेगा मुझे ही मिलेगा, जो बेइज्जती होनी है मेरी ही होनी है और वो किसी के सामने, मेरे घर वालों में से किसी के सामने नहीं होगी। और जब मैं घर आऊँगा तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे सिर्फ अम्मी मिलेंगी, तो अम्मी को सबसे पहले रिज़ल्ट दिखा दूँगा। ठीक हो गया, मैं वहाँ पहुँच गया जनाब, ठीक है, मैं पहुँच गया, मैं वहाँ पे जाके बैठ गए, हम रिज़ल्ट के लाइन लगी हुई थी, हम उस लाइन में लग गए। जब मेरी बारी आई तो मेरी जो क्लास इंचार्ज थी, मेरी जो क्लास टीचर थी, उन्होंने पहले तो मुझे अच्छा खासा लेक्चर दिया कि आपके रिज़ल्ट कार्ड से पता लगता है कि फरहान ने जब क्लास ज्वाइन की थी तो वो बहुत ब्राइट स्टूडेंट था, वो काफ़ी अच्छा पढ़ता था, लेकिन टाइम टू टाइम वो काफ़ी डाउन हिल गया है और अब भी आपका रिज़ल्ट कार्ड कुछ ऐसा ही है। ये सारा तो बोरिंग लेक्चर था और इतने में मज़े की बात ये थी कि उन्होंने रिज़ल्ट कार्ड निकाल के टेबल पे रख लिया था, लेकिन वो मुझे रिज़ल्ट कार्ड दिया नहीं थी नहीं। अब मैंने पकड़ने की भी कोशिश की लेकिन उन्होंने मेरे से दूर कर दिया। खैर कोई 15-20 मिनट का लेक्चर चला, उसके बाद उन्होंने मुझे रिज़ल्ट कार्ड दिया और उन्होंने कहा गुड लक फॉर योर फ्यूचर। अब ये सुन के मुझे और कन्फर्म हो गया कि भाई मैं तो पक्का फेल हूँ। ठीक हो गया, मैं तो मतलब ज़िंदगी ने लेसन लगा दिए होंगे मेरे। मैंने रिज़ल्ट कार्ड भाई खोला, मैं पैदल ही गा रहा हूँ, मैंने रिज़ल्ट कार्ड खोला, मैंने देखा, सबसे पहली नज़र तो मेरी गई मैथ और साइंस के पेपर, जो मतलब सब्जेक्ट लिखे थे उनके जो मार्क्स लिखे हुए थे वो थे 40 नंबर और वो मतलब पासिंग मार्क्स से थोड़े से ऊपर ही थे और बाकी सारे सब्जेक्ट्स में मार्क्स ठीक थे और जो टोटल एवरेज थी, जो टोटल परसेंटेज थी ना, वो 67 से 69 के दरमियान में थी। ये जब मैंने देखा ना, मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। मैं भाई रिज़ल्ट कार्ड चूमूँ, मैं इधर उधर मतलब टकरे मारने वाला साहब हुआ था कि भाई बस बहुत आज तो सबसे ज़्यादा खुशी का दिन है। मैं घर की तरफ बड़ी सुकून से चहलकदमी करते हुए ना, ऐसे जोकर स्टाइल में नाचते हुए जा रहा हूँ। एकदम मेरे दिमाग में ख्याल आता है कि यार ये रिज़ल्ट तो मुझे पसंद आया ना, ये मैं घर वालों को जाके दिखाऊंगा तो क्या पता वो डंडा निकाल लें उनको कि तू ऐ काम कीता है, ऐ करतूत बखाई है। ये बात सोच के मैं डर तो गया, लेकिन फिर भी जाना तो गाड़ी था तो फिर मैं चला गया। अब गया, दरवाज़ा खटकाया तो दरवाज़ा खोला किसने, गैस करो। दरवाज़ा खोला अब्बू ने, पता लगा अब्बू वापस आ गए हैं। अब्बू को कोई इतना ज़्यादा कोई इमरजेंसी नहीं थी तो अब्बू वापस आ गए। मैं क्या बहुत अच्छे भाई, मैं कहा ये तो सोने पे सुहागा और इसका मतलब है कि अब दोनों तरफ से ही बेइज्जती होगी मेरी। खैर हम अंदर गए, अम्मी भी पता लगा ना अब थोड़ी तबीयत बेहतर हो गई है और वो बैठी हुई हैं उठ के। अच्छा उस दिन सीन बड़ा मज़े का हुआ था। उस दिन जब मैं रिज़ल्ट वाले दिन उठा था तो मेरी अम्मी ने मुझे कहा था कि तुमने जो भी चीज़ पसंद है ना खाने में वो बता दो, यहाँ तो वो मैं बाहर से मंगवा दूँगी या फिर घर में बना लूँगी। तो मैं उनको एक चीज़ बता के गया हुआ था और उन्होंने मुझे, जैसे ही मैं अंदर आया उन्होंने मुझे कहा कि देखो वो मैंने सारी चीज़ें काट कूट के ना मतलब चढ़ा दी हैं ऊपर। अब पहले मेरा ऑनेस्ट जो पहला रिएक्शन था इस बात पे वो यही था कि पहले रिज़ल्ट कार्ड देख लें,
फिर डिसाइड कीजिएगा कि उसके नीचे चूल्हा जलाना भी है कि नहीं। अम्मी ने रिजल्ट कार्ड देखा, उन्होंने मेरी तरफ ऐसे करके देखा, उन्होंने कहा ठीक है, आगे पास कर दिया अब्बू जी को। मैं कहा अच्छा जी, अभी अब्बू जी देखेंगे तो भाई पता लगेगा ना कि असल रिएक्शन क्या है। अब्बू जी ने देखा, अब्बू जी ने कहा 67%। उन्होंने कहा बहुत अच्छे नंबर हैं, बहुत अच्छे नंबर हैं, अच्छे नंबर हैं, अच्छा किया है, पास हो गए हो, अगली दफ़ा इसको थोड़ा इम्प्रूव कर लेना। मैं शॉक्ड भाईजान, मैं तो मतलब पूरा मेरा शरीर सुन्न हो गया। मुझे ये भाई, मैं तो सोचा था मैं बड़ा जलील होऊंगा भाई इस रिज़ल्ट के बाद, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने तो बड़ी अच्छी तरह से उस चीज़ को वेलकम किया। उन्होंने मुझे कहा हमें पता था कि तुम्हारे साथ मसले चल रहे हैं, ज़ाहिर है फैमिली में डिस्टर्बेंस आई हुई, तो हर बंदा अफेक्ट होता है अपने अपने तरीके से। तुम्हारे पेपर सर पे आ चुके थे तो तुम्हारी भी कोई इसी तरह का सीन होने वाला था। दूसरा उन्होंने कहा कि हमें ये भी पता है कि तुम पढ़ाई में शुरू से कोई इतने अच्छे नहीं हो, तुम कोई टॉपर बच्चे नहीं हो। तो उन्होंने मतलब बड़ी अच्छे तरीके से मेरी पूरी वो जो मुझे मेरा खौफ था ना वो सारा ख़त्म हो गया, और मुझे हुआ कि यार ये तो अच्छी बात है। यार ये थी मेरी वो कहानी पूरी, ये पूरी वो स्टोरी थी जो मेरे 7th क्लास के पेपर और रिज़ल्ट के रिलेटेड थी। अब इससे मैंने सीखा क्या, इससे मैंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन सीखा। वो ये था कि कोई भी मसला हो, कोई भी बात हो, अपने पेरेंट्स से कर लेनी चाहिए। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है, अक्सर देखा भी, और मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी है कि जो लोग टीन एज में होते हैं ना, टीन एज में और टीन एज से बाद भी, उनका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, और वो ये कि वो अगर उनसे कोई चीज़ गलत हो जाती है ना तो वो अपने पेरेंट्स को बताते नहीं, अपने पेरेंट्स को, अपने भाई बहनों को। और उसमें फिर बड़े सारे रीजंस भी हो सकते हैं उसके। मतलब हो सकता है कि आपके पेरेंट्स आपको बहुत ज़्यादा डांटते हैं, तो इस वजह से जब आपसे कोई चीज़ गलत होती है तो आप उनको नहीं बताते, या फिर हो सकता है कि मारते भी हैं, इस वजह से आप उनको नहीं बताते। लेकिन उस दिन मैंने क्या सीखा, उस दिन मैंने ये सीखा कि यार जो भी है, आपके पेरेंट्स आपको चाहे उन्होंने पहले डांटा हुआ है, चाहे मारा हुआ है, जो भी करते हैं वो, यू नेवर नो कि आप जब उनको बताओगे तो उनका रिएक्शन कैसा आएगा। मे बी वो ऑपोजिट हो, जिस तरह मेरे साथ हुआ। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो बहुत भड़केंगे और वो बहुत ज़्यादा मतलब मैं जलील होऊंगा, लेकिन उससे बिल्कुल ऑपोजिट रिएक्शन आया। वो लेसन था जो मैंने सीखा इस पूरे वाक़ये से। और साथ में ये बात मैं स्पेशली कहना चाहता हूँ टीनेजर्स को, क्योंकि टीनेजर्स बड़े बड़े ना ऐसी हरकतें कर रहे होते हैं जिनका उनके माँ बाप को कतन आइडिया नहीं होता। तो टीनेजर्स को मैं कहता हूँ कि तुसी बाहर आ जाओ। और ना सिर्फ टीनेजर्स बल्कि टीनेज के बाद भी मैंने कुछ ऐसे लोग देखे हैं जिनकी अकल बिल्कुल ज़ीरो होती है, उनको कख नहीं आइडिया होता है कि किस चीज़ को हमने किस तरह से टैकल करना है। और मेरा ख्याल है कि यार बेस्ट हल यही होता है किसी भी मसले का कि आप अपने पेरेंट्स को, अपने भाई बहनों को बता दो सारा मसला। क्योंकि मैंने फिर बताया, यू नेवर नो हाउ दे आर गोइंग टू रिएक्ट। यू आर एक्सपेक्टिंग देम टू रिएक्ट लाइक दे आर गोइंग टू किल यू, बट एक्चुअली इट विल बी दी ऑपोजिट। ठीक है, वो आपको नहीं मारेंगे, आपको नहीं डांटेंगे, हो सकता है वो आपको बड़े प्यार से समझाएं, आपकी सिचुएशन को बड़ी अच्छी तरह समझें। क्योंकि ये जो बॉन्ड होता है ना घर वालों के साथ, आपके पेरेंट्स के साथ, आपका बॉन्ड बनना बहुत ज़रूरी है, आपकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कल को किसी भी सिचुएशन में आपके पेरेंट्स ही होंगे जो आपके साथ खड़े होंगे, और यही आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप भी अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करो डिफ़िकल्ट टाइम्स में। तो ये थी यार पहली स्टोरी, पहली वीडियो दूसरे चैनल की। और इस चैनल का नाम आपने, जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया था कि फरहान अहमद है, तो भाई ये मेरे से रिलेटेड है। जो चीज़ें मुझे पसंद है वो यहाँ पे होंगी। व्लॉग्स होंगे, फिर स्टोरी टाइम्स होंगे, फिर रेसलिंग रिव्यूज़ हो सकता है कि मैं कर लूँ कभी कभी, तो रैंडम स्टफ़। ठीक है। और एक और बात जो मुझे याद आई वो ये कि ये जो बॉन्डिंग की मैंने बात की, बॉन्डिंग की और रिलेशनशिप बनने की, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन डेवलप होने की, ये जितनी जल्दी हो जाए ना उतना अच्छा है। मतलब जैसा मैंने बताया कि टीनेजर्स बड़ी बड़ी पुट्ठी हरकत करते हैं और उनके बारे में उनके माँ बाप को बिल्कुल नहीं पता होता, तो ये टीनेज में ही डेवलप हो जाए तो अच्छी बात होती है। माँ बाप को भी थोड़ा सा कोऑपरेट करना चाहिए बच्चों के साथ, और बच्चों को भी कोऑपरेट करना चाहिए माँ बाप के साथ, बैठ के बात करना सीखना चाहिए। तो बस यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं भैया। ठीक हो गया। लाइक शेयर सब्सक्राइब के बारे में मैं आपको कख नहीं कहूँगा, वो आपकी मर्ज़ी है, करना है कर लो, नहीं करना ना करो। और अगर ये स्टोरी अच्छी लगी होगी यार तो बस इतना मांगता हूँ कि अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ये मैसेज जो मैंने आपको दिया है ना पेरेंट्स से रिलेटेड, ये प्लीज़ आगे शेयर करो, लोगों को बताओ, अवेयरनेस फैलाओ। तो भैया वीडियो को इसी नोट पे मैं एंड कर रहा हूँ कि भाई अपने से छोटों की इज़्ज़त करो, अपने से बड़ों की इज़्ज़त करो, अपने पेरेंट्स की इज़्ज़त करो, हर बंदे की इज़्ज़त करो, क्योंकि इज़्ज़त करोगे तो आपको इज़्ज़त मिलेगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हो सकता है मेन चैनल पे हो या यहाँ पे भी आ ही जाएगी। अपना ख्याल रखना। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।